आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 11.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। बच्चों, इस अध्याय का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसमें से प्रश्नावली 11.1 जो है वो सीधा यानी कि डायरेक्ट समानुपात या प्रोपोर्शन कह लें, इस पर आधारित है। तो प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने से पहले संक्षेप में हम ये समझते हैं कि सीधा यानी कि डायरेक्ट समानुपात और प्रतिलोम यानी कि उसका जो इन्वर्स है वो प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आइए इन दोनों को पहले समझते हैं, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सबसे पहले हम समझेंगे सीधा यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात में जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी जो है उसके सापेक्ष बढ़ती है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली राशि है दूरी, जो किलोमीटर में दी गई है, और दूसरी राशि है समय, जो मिनट में दिया गया है। मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। आगे है देखिए कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लगता है। यानी कि जब दूरी बढ़ रही है तो समय भी बढ़ रहा है। इसी तरह से मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि x मिनट लगेगा। तो इसे आप इस तरह से सॉल्व करोगे, 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगता है, तो 3 किलोमीटर जाने में x मिनट लगेगा। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, 1/10 बराबर 3/x। ठीक है, क्योंकि इसका भी मान क्या होता है, इसके बराबर ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये 1/10 है और जैसे ही ये 2 होता है तो ये 20 हो जाता है। एक्चुअली ये भी 1/10 है, 2 इकाई 2, 2 दहाइयाँ 20, तो ये भी 1/10 ही हो जाएगा। यानी कि ये सब के सब जो है समान ही होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10 बराबर 3/x। आगे इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है हल कर सकते हैं इस तरह से, तिर्यक गुणन। x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x ही होगा, और यहाँ 10 3 से गुना होकर के क्या हो जाएगा, 10 या 30। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नावली 11.1 में हम इसी तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान जो है घटता है। इसमें दोनों राशियां एक समानुपात में नहीं बढ़ती हैं। मान लिया जाए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है उदाहरण में, आदमी की संख्या और यहाँ पे है दिनों की संख्या। एक आदमी कोई काम जो है 4 दिनों में करता है, तो आदमी को बढ़ा दीजिए। अगर 2 आदमी हो जाएगा तो 4 दिन के बजाय जो है 2 ही दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, और अगर 4 आदमी हो जाएगा तो ये काम शायद 1 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो प्रतिलोम समानुपात क्या है, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटती है। जब हम प्रश्नावली 11.2 को हल करेंगे तो यहाँ पे एक उदाहरण लेके इसे फिर से हम रिवाइज करते हुए उस प्रश्नावली को हल करेंगे। और आइए अब प्रश्नावली 11.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक 60 रुपए लगते हैं, 8 घंटों तक 100 रुपया लगता है, 12 घंटों तक 140 रुपए, और 24 घंटों तक जो है ये 180 रुपए यहाँ पे शुल्क लगता है। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब समय जो है 4 घंटा है तो शुल्क लगता है 60 रुपए। अब समय जो है क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। 4 घंटे के टाइम पे क्या हो रहा है, जब समय 4 घंटों तक है तो शुल्क कितना लग रहा है, 60 रुपए लग रहा है। ठीक है, अब समय जो है 8 घंटों तक हो जाता है, यानी कि समय जो है डबल हो गया है, तो यहाँ पे जो चार्ज है, जो शुल्क है, वो भी डबल होना चाहिए। 4 घंटे में 60 रुपए
तो 8 घंटे में 60 120 रुपए हो जाना चाहिए। इसी तरह से फिर 12 घंटों तक में क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 4 से ये 12 हो चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है, तो यहाँ पे 60 का 3 गुना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 180 रुपए शुल्क हो जाना चाहिए। लेकिन बुक में आप ध्यान से देखेंगे तो 60 तो मैच करता है, लेकिन 8 घंटे पे ये 120 नहीं हो रहा है, बल्कि केवल 100 रुपया है। तो जिस प्रोपोर्शन में समय बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में शुल्क नहीं बढ़ रहा है। 12 घंटे में देखिए होना चाहिए 180, तो यहाँ पे दिया है 140। ठीक है, इसी तरह से 24 घंटे में, 24 घंटों तक में क्या हो जाएगा, ये 4 का 6 गुना बढ़ चुका है, 4 छके 24, तो यहाँ पे होना चाहिए 60 में 6 से गुना, तो 6 छके 36, 360 रुपया होना चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल 180 रुपया ही लिया जा रहा है। तो यहाँ जो हमसे प्रश्न किया गया है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। दूसरा प्रश्न है, एक पेंट के मूल मिश्रण यानी बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए, मूल मिश्रण के भाग जब 8 हैं, तो 8 भागों में से एक भाग क्या है, लाल रंग के पदार्थ के भाग हैं। ठीक है, तो जब लाल रंग के पदार्थ के भाग 4 हैं, 1 से 4 गुना बढ़े हैं, तो यहाँ पे ये भी 4 गुना बढ़ जाएगा। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 का 7 गुना हो गया है लाल रंग के पदार्थ का भाग, तो यहाँ पे मूल मिश्रण भी क्या होगा, 7 गुना बढ़ जाएगा। तो 8 में 7 से गुना करें, 8 सते 56 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखिए लाल रंग के पदार्थ का जो भाग है 1 से 12 हो चुका है, यानी 12 गुना बढ़ गया है। तो मूल मिश्रण का जो भाग है वो भी 12 गुना बढ़ेगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर ये 1 से 20 हो जाता है, 20 गुना बढ़ गया है, तो ये भी 20 गुना बढ़ेगा, 20 8 160। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आप हल कर सकते हैं। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना आपको नीचे भी बढ़ा देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। आगे है प्रश्न संख्या 3। यहां कहता है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां हमें कहा जा रहा है कि लाल रंग के पदार्थ का जब एक भाग है तो उसके लिए मूल मिश्रण जो है वो 75 मिलीलीटर रहेगा एक भाग में। ठीक है, तो 1800 मिलीलीटर में जो है लाल रंग के पदार्थ कितने होंगे, तो यहां पे हमें मूल मिश्रण जो है पहले 75 और फिर 1800 दिया गया है, और बताया गया है कि 75 मिलीलीटर के लिए लाल रंग का एक भाग लगेगा। ठीक है, तो 1800 मिलीलीटर के लिए कितना भाग लगेगा, तो यहां पे इसे हम मान लेंगे कि x भाग लगेगा। तो आगे हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/75 बराबर x/1800। ठीक है, तिर्यक गुणन करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x गुना हो जाएगा 75 के साथ, तो हो जाएगा 75x, और बराबर हो जाएगा 1 गुना होगा 1800 से, तो 1800। इसलिए जब आप x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 1800/75। ठीक है,
और 75 से इसे काटते हैं इस तरह से। पहले मान लिया जाए कि पहले 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। इस तरह से ये 5 से 15 बार में कट जाएगा। इसे काटते हैं, 5 तिया 15 लगेगा, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, 5 6 के 30 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से डायरेक्ट इसको काटते हैं, 15 इकाई 15, 15 दूना 30, 6 बचेगा, 6 पर लेके 0 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, तो यहां पे कुल मिला के हमारे पास आता है 24। तो जब 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण में 1 भाग लाल रंग का होता है तो 1800 मिलीलीटर मूल मिश्रण में जो है 24 भाग लाल रंग लगेंगे। कितने भाग लगेंगे? 24 भाग। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया आपको? बहुत आसानी के साथ इसे आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहां पे देखेंगे, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन जो है 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं। ठीक है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी? तो ये काफी आसानी से आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि बोतलों की संख्या क्या है, 840 है, तो इसे भरने में लगा समय जो है वो 6 घंटा है। तो 5 घंटा में कितना बोतल भरा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो मान लेते हैं कि x बोतल जो है 5 घंटे में भरा जाएगा। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 840 बटा 6 जो है वो बराबर है किसके? x बटे 5 के। ठीक है, आगे इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, या x गुना होगा 6 के साथ तो हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x, और बराबर हो जाएगा 840 में 5 से गुना, तो 5 0 0, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 चौटी 40 और 2 42, 4200 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 4200 और बटा में हो जाएगा 6, क्योंकि ये गुना में 6 है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। 6 कम 6, 6 सते 42 और इस पे 2 शून्य यहाँ पे इस तरह से आप लिख देंगे। तो बराबर हो जाता है 700 बोतलें। ठीक है, आंसर यानी कि जब 840 बोतल जो है 6 घंटा में भरा जाता है तो 5 घंटा में जो है 700 बोतलें भरी जाएंगी। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 भी कर लिया है हल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जब इसे आवर्धित करके देखा जाता है, 50,000 गुना बढ़ाया जाता है, तब जाके इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर हो जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यानी कि इसे 50,000 गुना नहीं बढ़ाया जाए, ये 1 गुना ही रहे, तब इसकी जो है लंबाई वास्तविक में क्या होगी। तो उसके लिए हम इस तरह से ये चार्ट बना सकते हैं कि आवर्धित गुना जब 50,000 होता है तो उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर होती है। तो वास्तविक में यानी कि जब उसे आवर्धित नहीं किया जाएगा, 1 गुना ही रहेगा, तब उसकी लंबाई क्या होगी। और साथ ही साथ एक और प्रश्न है इसमें कि 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ गया है। पहले तो पूछा कि वास्तविक इसकी लंबाई क्या होगी सामान्य स्थिति में जब इसे आवर्धित नहीं किया जाए, और दूसरा है कि जब हम 50,000 के बजाय इसे केवल 20,000 गुना ही आवर्धित करें तब जाके इसकी लंबाई जो है क्या होगी। तो सबसे पहले वास्तविक वाला निकालते हैं, ये वाला। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 50,000 बटे 5 बराबर 1 बटे x। ठीक है, इससे वास्तविक जो इसकी लंबाई है वो निकल आएगी। तो बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, या x से गुना होगा 50,000 तो हो जाएगा 50,000 x, क्या हो जाएगा 50,000 x, और बराबर क्या होगा 5 इकाई 5। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 और बटे में 50,000, बटे में 50,000। तो इसे काटेंगे जब आप तो इस तरह से हो जाएगा 5 इकाई 5, यहाँ पे भी 5 इकाई 5 और इस पे 4 शून्य उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा। बराबर इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा 10,000। ठीक है, 1 पे 4 शून्य, जो कि आगे लिखाएगा
1/10 पे घात कितना, क्योंकि 4 जीरो है तो 4 हो जाएगा। 1/10 पे घात 4, जिसे आगे जाकर के हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 10 पे घात -4, 10 पे घात -4 सेंटीमीटर आंसर। ये 10 पे घात -4 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घात 4 जो है धनात्मक में है और ये हर के रूप में है। जब इसे हम अंश के रूप में ले जाएंगे तो इसका जो घात है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी माइनस में 10 पे घात 4। ठीक है, 10 पे घात -4। और अब दूसरी स्थिति में आते हैं। ठीक है, ये एक हो चुका है हल हमारा। इसी में दूसरा प्रश्न था, तो फिर से इसे लेके चलेंगे कि 50,000 जब गुना बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर होती है। तो जब 20,000 गुना बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसकी लंबाई मान लेते हैं कि y हो जाएगी। ठीक है, आगे इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से ही हल करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50,000 y, 50,000 y बराबर 20,000 गुना हो जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 1,00,000, 20 25 100 और उस पर 3 शून्य, 1 2 3। ठीक है, तो 1,00,000 हो गया। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1,00,000 बटे 50,000। ठीक है, और 50,000 से 1,00,000 जो है 2 बार में कट जाएगा। पहले तो 4 शून्य को काट दीजिए, फिर 5 1 5, 5 दूना 10 को काट दीजिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी जब आप 20,000 गुना इसे आवर्धित करोगे तब। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 5 भी यहाँ पे हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एक जहाज के मॉडल में उसका जो मस्तूल है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, मॉडल में, जबकि वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है वो 12 मीटर ऊंचा है। एक्चुअल जो है 12 मीटर है, लेकिन उसे मॉडल में जो है 9 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाया जा रहा है। तो यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। तो यहां पे इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए, जहाज का जो मॉडल है उसमें जो ऊंचाई दी गई है मस्तूल की वो सेंटीमीटर में है, 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ वास्तविक जहाज जो है वो मीटर में है। 12 मीटर जो है उसका जो मस्तूल है वो 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो जब ये 12 मीटर की बजाय 28 मीटर जब हो जाए उसकी लंबाई, तो फिर उसके मॉडल में उसकी लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि उसके मॉडल में लंबाई जो है x होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 9/12 बराबर x/28। ठीक है, जब 12 मीटर है तो वहां 9 सेंटीमीटर है, जब 28 मीटर हो जाएगा तो वहां क्या होगा ये हमें बताना है, मॉडल में क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 9/12 बराबर x/28। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरह से, तो x को 12 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 12x, क्या हो जाएगा, 12x, और यहाँ 9 गुना हो जाएगा 28 से, तो 9 8 72 के 2, बाकी 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 252 आ गया। इसलिए x बराबर क्या होगा, 252 और बटे में 12, तो 12 इकाई 12, 12 दूना 24 लगेगा। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पर 2 उतारेंगे फिर 12 हो जाएगा, तो 12 इकाई 12। इस तरह से आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर वाला जो मॉडल है वो सेंटीमीटर में रहेगा उसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई या ऊंचाई जो कह ले, तो ये जो है 21 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुने 10 पे पावर 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहला 5 kg में और दूसरा है 1.2 kg में। चलिए, तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। चीनी जब जो है 2 kg है, kg में
तो उसमें क्रिस्टल कितना था 2 केजी में? 9 गुने 10 पे घात 6। 9 गुने 10 पे घात 6 बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुने 1 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 बराबर क्या हो जाएगा? 9 इकाई 9 और 9 पे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि चीनी जो है जब 2 केजी है तो उसके क्रिस्टल कितना है? इतना है, 9 पे 6 जीरो के बराबर। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी कि 90 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 90 लाख है। जब 2 केजी चीनी है तो उसमें जो क्रिस्टल है, जो चीनी के दाना है, एक एक दाना को अगर गिना जाए 2 केजी में कितना है? 90,000 है। तो 5 केजी में कितना क्रिस्टल होगा ये हमसे पहले पूछा है, और फिर 1.2 केजी में कितना क्रिस्टल होगा ये भी हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं कि 2/90,000 है, 9 पे 6 शून्य, गिन लीजिएगा 3 4 5 6। तो 5 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे? तो मान लेते हैं कि x क्रिस्टल होंगे। इसको भी आगे वैसे ही हल करेंगे। या क्या हो जाएगा, देखिए x 2 से गुना होगा तो 2x, और यहाँ पे 5 9 45। ठीक है, और उसमें फिर कितना है? 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 45 पे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। बराबर क्या आंसर आएगा, देखिए 2 दूना 4, फिर यहां से लगाएंगे 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 1 पर 0 10, 2 पचे 10। तो यहां तक का मामला हो गया 450 तक का। उसके बाद 5 शून्य था तो 1 2 3 4 5 शून्य यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, तो इतने क्रिस्टल आ चुके हैं। इसे आप मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2.25 गुने 1 पे कितना शून्य देना होगा? दशमलव पहले यहाँ था, आप जो है दशमलव को यहाँ तक ले आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे 7 शून्य से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 7 शून्य से। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बराबर हो जाएगा 2.25 गुने 10 पे घात 7, 10 पे घात 7। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। ये इसमें एक और प्रश्न था कि जब 1.2 केजी चीनी होगा तो जो है इसमें कितने क्रिस्टल होंगे? तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 केजी में जो है 90 लाख होते हैं क्रिस्टल, तो 1.2 में मान लेते हैं कि y क्रिस्टल होंगे। इस तरह से आगे इसे आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इंटू 2 यानी कि 2y, और बराबर हो जाएगा 90 लाख यानी कि 6 यानी कि 3 3 6 शून्य, और गुना हो जाएगा 1.2 के साथ में। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 9 पे 6 शून्य गुने 1.2, इसका दशमलव हटाते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो गुना में 2 था वो बटा में 2 आ जाएगा, आएगा ना? देखिए ये तो था 90 लाख गुने 1.2, और ये जो गुना में 2y था वो आके यहाँ क्या हो जाएगा? भागा में 2, और ये जो 10 है इसका दशमलव हटाने से नीचे यहाँ पे 10 हमने लिया है। तो आगे हम क्या करते हैं, 1 10 से जो है 1 शून्य को काट देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 इकाई 2 और 2 छके 12, 6 से 12 को काट देते हैं। अब 6 से सीधा इसमें गुना कर दीजिएगा, 6 9 54 हो गया, 6 9 54, और इस पे 5 शून्य आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे इसे जब आप मानक रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 5.4 गुने 1 पे कितना शून्य हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 शून्य आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य। ठीक है, यहाँ पे आप दशमलव लेकर आए हैं तो इसके बाद जितना अंक है उतना 1 पे शून्य रख के गुना करना पड़ेगा ताकि ये समान स्थिति में बनी रहे। आगे इसे आप लिख सकते हैं 5.4 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा? क्योंकि इस पे 6 शून्य है तो 10 पे घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इतने क्रिस्टल जो है इस स्थिति में आएंगे जब चीनी जो है 1.2 केजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। क्योंकि मानचित्र पर जो है उतना जगह नहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा दूरी को छोटे छोटे मात्रकों में दिखाना पड़ता है। 18 किलोमीटर कितना के बराबर दिखाया जा रहा है? केवल 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यह मानचित्र है। आगे क्या कहता है कि वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? मानचित्र में क्या होता है? 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है। तो आगे आपको बताना है कि 72 किलोमीटर को जो है मानचित्र में कितना सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। तो सिंपल इसका क्या है, दूरी जो है मानचित्र में क्या होता है? किलोमीटर में नहीं है बल्कि सेंटीमीटर है। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि दूरी मानचित्र में जो है वो सेंटीमीटर में है और दूरी सड़क पर जो है वो किलोमीटर में है। 18 किलोमीटर जब सड़क पर दूरी तय की जाती है तो उसको मानचित्र में केवल 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है। हमें बताना है कि 72 किलोमीटर अगर हम दूरी तय करते हैं तो मानचित्र में उसे कितना दिखाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि x दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे? 1/18 बराबर x/72। तिर्यक गुणन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 के साथ x गुना होगा तो हो जाएगा 18x, और 72 के साथ 1 गुना होगा तो 72 हो जाएगा। इसलिए जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 72/18। 18 इकाई 18, 18 चौके 72, बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 72 किलोमीटर को मानचित्र में जो है केवल 4 सेंटीमीटर ही दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई जो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। खंभा है जो खड़ा है सीधा, मान लिया जाए कि यह हमारा एक खंभा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है खंभे की? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसकी जो छाया बन रही है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसकी छाया यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर ये छाया है और ये जो है खंभा है। क्या है? ये खंभा है। ठीक है, आगे हमें क्या बताया जा रहा है? उसी समय पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक अन्य खंभा है तो उसकी छाया क्या होगी? मान लिया जाए ये तो सिर्फ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर था, एक और बड़ा सा खंभा है। ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है इससे भी ज्यादा है। कितना है? 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी जो छाया बनेगी वो कितना मीटर कितना सेंटीमीटर का बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो हम इसे मीटर में लिख लेते हैं। 5 मीटर तो 5 मीटर है ये है, और 60 सेंटीमीटर को हम 0.6 लिख लेते हैं। 5.6 मीटर का मतलब हो गया 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। इसकी जो छाया बनी थी क्या बनी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 3.2 मीटर। ये मीटर में ही हमने लिखा है। दूसरी तरफ एक और जो खंभा है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि 10.5 मीटर हो जाएगा। इसकी छाया की लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर होगा। एक और क्वेश्चन है इसी में कि उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो ये तो a वाला हो गया। अब b में क्या दिया है? हमको छाया दे दिया गया है। छाया दे दिया गया है, यहाँ पे हमको छाया निकालना था a में, और b में छाया हमको दे दिया गया है। 5 मीटर छाया है। 5 मीटर क्या है? छाया है। तो हमें खंभे की ऊंचाई बताना है। हमें खंभे की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे हम खंभे की ऊंचाई में y मान लेते हैं और छाया हमें 5 मीटर दिया गया है। तो इस तरह से ये आप समझ चुके होंगे। पहली स्थिति में क्या था? 5.6 मीटर यानी कि 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है खंभे की, तो उसकी छाया जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 3.2 मीटर है। ए में हमें पूछा गया है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे खंभे की छाया क्या होगी, तो इसे हम x मान लेते हैं, और खंभे की ऊंचाई को हम मीटर में 10.5 मीटर लिख सकते हैं।
बी में हमें पूछा गया है कि उस खंभे की ऊंचाई बताइए जिसकी छाया जो है 5 मीटर है। तो छाया यहाँ पे गिवन है और खंभे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो आइए एक एक करके इसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये 9वां नंबर प्रश्न था। चलिए, तो आगे से आप क्या लिख सकते हैं, 5.6 ये मीटर में है बटा 3.2 बराबर क्या हो जाएगा 10.5 बटे x। ठीक है, या क्या हो जाएगा 5.6x बराबर 10.5 गुना 3.2। ठीक है, इसलिए x बराबर हमारा क्या होगा, x बराबर होगा 10.5 गुने 3.2 और ये जो गुना में 5.6 है इधर आके भागा में हो जाएगा 5.6। ठीक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव को हम काट देते हैं। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे इस दशमलव को हटा करके यहाँ पे हम 10 से गुना कर लेते हैं नीचे। ठीक है, अब ये हो चुका है 105 गुना 32 और नीचे में आ चुका है 10 गुना 56। ठीक है, चलिए इसे काटते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसे हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 इकाई 5। ठीक है, और 2 से इसको काटते हैं, 2 इकाई 2, 16 दूना 32, इतना कट गया है। उसके बाद काटते हैं इसको 7 तिया 21, 7 अठी 56, फिर 8 इकाई 8, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा 2 मीटर। कितना 2 मीटर, केवल 2 बच जाता है, नहीं यहाँ पे 3 भी बचा है, तो 2 मीटर गुना 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है छाया की लंबाई कुल 6 मीटर आएगी। उसके बाद दूसरी स्थिति को देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम इसी को लिखेंगे 5.6, ये पहला का हो गया, ए का, ये हम बी का निकाल रहे हैं। जब 5.6 खंबे की ऊंचाई है तो छाया की लंबाई कितना है 3.2 बराबर लिखेंगे। जब यहाँ पे दिया है कि छाया की लंबाई जब 5 मीटर है तो खंबे की लंबाई मान लेते हैं कि y होगी, यानी कि खंबे की ऊंचाई जो है वो y होगी। अब इसे हल कर लीजिए आप, या आप लिख सकते हैं इसे 3.2y बराबर 5.6 गुने 5। ठीक है, इसलिए y बराबर आप क्या लिखोगे, y के बराबर जो है वही रहने दो, 5.6 गुने 5 जैसे है, और ये 3.2 गुना में है तो उधर लेके चले जाओ 3.2 को, दशमलव से दशमलव हटा दो, तो ये अब नॉर्मल हो चुका है 56 गुने 5 और बटे 32। ठीक है, चलिए इसको आप पहले काटिए, कैसे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 इकाई 2, 2 छके 12 यानी 16 बार में, और फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2 अठी 16, 28 बार में। अब और 4 से काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 सते 28, आ जाएगा ऊपर में 7 गुने 5, 7 पचे 35 और बटे 4, 4 से भागा दे देंगे 35 में, 4 सते 28, 4 अठी 32। ठीक है, 3 बचेगा, दशमलव देंगे, 4 सते 28। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए, 4 से 35 में भागा देना है तो 4 अठी 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये कट गया, दशमलव देंगे, 4 सते 28। ठीक है, 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं क्योंकि दशमलव है, तो 4 पचे 20, क्या आ जाएगा 8.75 मीटर, इतना लंबा खंभा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ठीक है, क्या कहता है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। यहाँ पे देखिए, पहली जो राशि है वो दी गई है मिनट में और दूसरा जो है दिया गया है घंटे में, तो दोनों को एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं दूरी जो है किलोमीटर में,
14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 5 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 5 घंटा को पहले मिनट में बदलिए। 5 घंटे बराबर 5 गुने 60, 5 0 0, 5 6 30, 300 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 300 मिनट। तो 25 मिनट में जाता है 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे यानी कि 300 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा वो हमें बताना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 14/25 बराबर x/300। मान लेते हैं कि x किलोमीटर ये 5 घंटे यानी कि 300 मिनट में दूरी तय कर लेगा। तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। या देखिए इसको आप तिर्यक गुणन कीजिए, 25 को x से गुना कीजिए तो हो जाएगा 25x, और यहाँ पे हो जाएगा 14 तिया, ऐसे ही लिख दीजिए ना आप, 14 गुने 300, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 14 को 300 से गुना कर लीजिए। आगे x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने 300/25। ठीक है, देखिए ये 25 से कैसे कटेगा, 25 इकाई 25, यहाँ पे भी 25 इकाई 25, 5 बच जाएगा, 30 में से 25 जाएगा 5, 5 पे 0, 50 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, यानी कि 25 में जब आप 12 से गुना करते हैं तो 300 आ जाता है। अब क्या बचा आपके पास, 14 गुने 12, इतना ही किलोमीटर आने वाला है। ठीक है, तो 14 में आप 12 से गुना कर लो, 12 चौके 48 के 8, बाकी 4, 12 कहीं 12 4 16, 168 किलोमीटर हो जाता है। 168 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा। ये निकल के आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। और इस तरह से प्रश्न संख्या 10 को हल करने के साथ ही यह प्रश्नावली भी हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।